नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत कर रहे हैं एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। खबर है गोवा की, जहां एक मां पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। महिला एक कंपनी की सीईओ है। आरोप है कि महिला बेटे का शव सूटकेस में रखकर बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन होटल कर्मचारी की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये सामने आया है कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है। बेंगलुरु स्टार्टअप के फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनको कर्नाटक के चित्रदुर्गा में से यहाँ कलंगुट जो गोवा में है वहाँ पे लेके आ गए हैं और गोवा की पुलिस जो है उनकी इंट्रोगेशन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम पड़ा है कि वो इसी गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में रहती थी और एक दिन पहले वो सर्विस अपार्टमेंट में से वहाँ से बेंगलुरु जाने की तैयारी में थी। सर्विस अपार्टमेंट के स्टाफ जो हैं उनको शक हुआ क्योंकि बच्चा उनके पास नहीं था और उसके बाद उन्होंने गोवा पुलिस को अलर्ट किया और गोवा पुलिस और टैक्सी ड्राइवर उनके बाद बातचीत होने के बाद उनको मालूम पड़ा कि वो चित्रदुर्गा में है। चित्रदुर्गा के पुलिस जो है उनके साथ भी बातचीत हुई और वो कार को इंटरसेप्ट करते हुए कार में लगेज में बच्चे की पार्थिव शरीर उनको मिला था, जिसके बाद ये हादसा जो है वो सारी दुनिया को मालूम पड़ी। बच्चे की पोस्टमार्टम हो चुकी है और डॉक्टर के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि बच्चे की मौत जो है वो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुआ है। पिल्लो या कोई ऑब्जेक्ट की इस्तेमाल हो सकी होगी क्योंकि हाथ का इस्तेमाल होने की कोई भी इशारा नहीं है। ये डॉक्टर का कहना है। अभी बहुत अहम सवाल ये है कि क्यों इस तरह का एक्शन लिया है। माँ अपने बेटे की जान लेने की क्या वजह हो सकती है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव ईडी की चार्जशीट में आरोपी हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर पेश की गई इस पहली चार्जशीट में हाल में गिरफ्तार अमित कात्याल को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी के मुताबिक अमित AK इन्फोसिस कंपनी के प्रमोटर हैं और लालू यादव के परिवार के काफी करीबी हैं। इस कंपनी के अधिकतर शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हैं। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। आरोप है कि करोड़ों की ये प्रॉपर्टी भी औने पौने दाम में ली गई थी। इस मामले में ईडी दिसंबर 2023 में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों पूछताछ के लिए नहीं आए। ईडी इनके परिसरों में छापेमारी भी कर चुकी है। ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से कई शहरों में उनकी जमीन ली गई। सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर मई 2022 में केस दर्ज किया था। उस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियां सभी जमानत पर हैं। अब ईडी की चार्जशीट ने लालू के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अदालत 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जिसमें पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन जारी है। मंगलवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की बैठक हुई। ये सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों की पहली बैठक रही। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा है कि हम एकजुट हैं और हमने महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चर्चा की है। साथ ही बोले कि प्रकाश अंबेडकर गठबंधन में रहेंगे। ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है
और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर कितने वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का समझौता हो गया है, सीटों पर सहमति बन गई है। ऐसा दावा खुद गठबंधन के नेताओं ने आज किया है। गठबंधन के नेताओं की जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी, इन तीनों दलों के नेताओं की आज बैठक हुई दिल्ली में। कांग्रेस ने जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है उसके कन्वीनर हैं मुकुल वासनिक, उनके घर पर बैठक हुई और उसमें सीटों की संख्या पर लेकर जहां तक बात है उस पर बातचीत लगभग पूरी हो गई और उस पर समझौता भी हो गया। बैठक के बाद संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि सीटों पर सहमति बन गई है और इसको लेकर सभी दलों में एक राय है, सभी दलों में सहमति भी बन गई है। हालांकि संजय राउत ने ये साफ नहीं किया कि किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक ये तय हो गया है अब कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी होगी जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है और उसे 16 से 18 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएंगी। उसके अलावा जहां तक कांग्रेस और एनसीपी का सवाल है तो दोनों ही पार्टियों को समान संख्या में सीटें दी जाएंगी और वो 14-14 सीटें दोनों पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, महावंचित विकास अघाड़ी, उसको भी 2 सीटें इस समझौते के तहत मिलने की संभावना है, क्योंकि संजय राउत ने साफ किया कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने करीब 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों का नुकसान किया था, तो वो चाहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। तो महाराष्ट्र में अमूमन सीटों का समझौता हो गया है। हालांकि एक जो पेंच फंसा हुआ है वो ये कि कौन कौन सी सीटें किस पार्टी को दी जाए। संख्या लगभग तय हो गई है, लेकिन कौन कौन सी सीटें किस पार्टी को दी जाए उस पर थोड़ा सा पेंच फंसा है और उम्मीद की जा रही है कि वो एक और बैठक तीनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में संभवतः होगी और उसमें इन सभी बातों पर बातचीत हो जाएगी और समझौता हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर भी आज चर्चा की गई। हालांकि महाराष्ट्र की बैठक काफ़ी देर तक चल गई, इसलिए उत्तर प्रदेश की बैठक बेनतीजा रही और उम्मीद है कि 12 जनवरी को फिर से इंडिया गठबंधन के जो उत्तर प्रदेश में घटक दल हैं उन सभी दलों के नेता 12 जनवरी को फिर से मिलेंगे और उस पर विस्तार से फिर चर्चा की जाएगी। हालांकि आज की बैठक काफ़ी छोटी रही, लेकिन एक जो मुद्दा बार बार अब आ रहा है कि क्या मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी। क्या ये मुद्दा इंडिया गठबंधन में जो उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा बनेगा। कांग्रेस जाहिर तौर पर चाहती है, ऐसा लगता है कि मायावती आए इस गठबंधन में, लेकिन सपा ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो नहीं चाहते कि मायावती इस गठबंधन में आए। तो 12 जनवरी की जब बैठक होगी तब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दा सीटों के बातचीत के अलावा ये मुद्दा भी बैठक में आता है और फिर सभी पार्टियों का इस पर क्या रुख रहता है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। गुजरात को बिजनेस का प्रीमियर डेस्टिनेशन बनाने में इस समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। वहीं पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद गुजरात पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक। समुद्र में एक कारोबारी जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम करने के बाद भारतीय नौसेना पूरे अरब सागर की सुरक्षा में जुट गई है। नौसेना ने 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक इस बड़े ऑपरेशन के काफी रणनीतिक मायने हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन। लाइबेरिया के जहाज के अपहरण की कोशिश की खबर आते ही आईएनएस चेन्नई चल दिया और कुछ घंटों के भीतर 15 भारतीयों सहित 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। नौसेना के इस ऑपरेशन को दुनिया भर में रणनीतिक अहमियत मिल रही है। अब नौसेना ने अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में 1-2 नहीं 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। संदेश साफ है, पूरे समंदर में उसकी निगरानी चलेगी। जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि
जितना डिले हो सकता है, अगर पायलट साउंड बोर्ड है तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा। तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था, तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। भारत ने केवल युद्धपोत ही तैनात नहीं किए हैं, साथ में टोही विमान, ड्रोन और डोनियर विमान भी निगरानी में लगे हैं। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार और आईएनएस तर्कस जैसे युद्धपोत कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। इसमें कई रेंज की गनों और मिसाइलों समेत एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं। एंटी पायरेसी अभियान में नौसेना के लिए अरब सागर काफी मायने रखता है। यह हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी इलाका है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी अहम रास्ता है। हमें जो है, जब से हमारी आजादी हुई है, ये नौसेना ने अपना एम बना के रखा, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ये पूरा रास्ता जो है उसको भारतीय नौसेना को ही गार्ड सुरक्षित करना होगा। क्यों? हम ही इतने बड़े देश हैं इस महासागर में, हमारे जितना बड़ा देश रेसिडेंट पावर तो और कोई है नहीं। अमेरिका बाहर से आके 5th फ्लीट बना के रखा हुआ है गल्फ में, लेकिन वो कितना सपोर्ट कर सकेंगे इतनी दूर ऑपरेशन। इसीलिए भारतीय नौसेना ने शिप बिल्डिंग बहुत पहले भारतवर्ष में ही शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 1960-70 के आसपास हमारी पहली लिएंडर क्लास फ्रिगेट हमने खुद बनाई थी, जो आया था उस समय से अब तक। अब तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने लगे हैं। अरब सागर में नौसेना की इस मौजूदगी का एक संदेश और भी है। भारत अरब सागर से सटे देशों की जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। अरब सागर में ये सिर्फ समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए नौसेना की कार्रवाई भर नहीं है, ये बताना भी है कि भारत इस पूरे इलाके की रखवाली कर सकता है। इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक अहमियत नई दुनिया में भारत की हैसियत को कुछ और मजबूत करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अमरोहा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये लोग रात के समय अंगीठी जलाकर सो रहे थे। जब मंगलवार शाम तक इनके घर में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ। दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो 5 लोगों के शव पड़े थे। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर थी। वहीं घर के अंदर पूरा धुआं भरा हुआ था। गंभीर हालत में दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने बताया कि परिवार के लोग कोयला जलाकर सो रहे थे। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने से इनकी मौत हुई है। दिल्ली एनसीआर में पालतू जानवरों के चाहने वालों के लिए एक जरूरी खबर। एमसीडी ने दिल्ली में पहला पेट क्रिमेटोरियम शुरू किया है। खास बात यह है कि यहां हिंदू रीति रिवाज से पेट का अंतिम संस्कार कराया जाता है। दिल्ली से शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का पहला पेट क्रिमेटोरियम, इसे द्वारका सेक्टर 29 में एमसीडी ने शुरू किया है। दिल्ली एनसीआर में कुत्ता बिल्ली वगैरह पालने वाले लोग अपने पेट की मौत होने पर उसे ससम्मान विदाई देने के लिए यहां ला सकते हैं। खास बात है कि यहां पालतू पशु का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होता है और दाह संस्कार सीएनजी से होता है। हालांकि लोग यहां अपने हिसाब से भी अपने पेट का दाह संस्कार करवा सकते हैं। इसमें कंट्रोवर्सी ना आए उसके लिए हमने कर दिया कि हमारे यहाँ एक सिस्टम फिक्स कर दिया जाए, क्रिमेशन वर्ड। अच्छा, क्रिमेशन जो है उसके लिए कोई संस्कार, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम कुछ नहीं है। इस पेट क्रिमेटोरियम में 2000 से 3000 रुपए देने होंगे। दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस की फीस अलग से। दिल्ली में अभी 5 से 6 कंपनियां पेट क्रिमेशन सर्विस देती हैं, जो पारंपरिक तरीके से दाह संस्कार के लिए 6000 से 7000 रुपए और बिजली से दाह संस्कार के लिए 9000 से 10000 रुपए लेती हैं। जब हम किसी पेट को पालते हैं, पालतू जानवर को पालते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट सा हो जाता है। जब इतने साल ज़िंदगी के हम उस जानवर के साथ रहते हैं, पेट के साथ रहते हैं, तो क्यों ना उसकी जो अंतिम यात्रा है वो भी सम्मान पूर्वक हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पेट लवर्स को ध्यान में रखते हुए आज ई क्रिमेटोरियम की हमने यहाँ से शुरुआत ऑफिशियल तरीके से कर दी है। लोग अपने पेट को कितना प्यार करते हैं ये देखना है तो हरिनगर के चावला पिता पुत्र को देखिए।
मंगलवार सुबह ही इनके 13 साल के लैब्राडोर ब्रूनो ने दुनिया को अलविदा कहा। चावला साहब के बेटे का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सब्र इस बात का रहा कि उसकी अंतिम विदाई सम्मान से कर पाए। मेरे बेटे की इच्छा थी कि पापा इसका कन्वेशन करवाएंगे, तो उसमें फिर इनसे बात हुई, इन्होंने बोला 3000 रुपीज़। अच्छा, तो दैट वाज ओके, मतलब चलो बेचारे की अंत्येष्टि तो एक समय से हो जाए। और दूसरा ये है कि एक जो हिंदू धर्म के हिसाब से हमने हिंदू धर्म के हिसाब से पाला है, हाँ, तो उसकी सम्मान करते हुए इसकी अंत्येष्टि के लिए हम यहाँ हैं। अंतिम संस्कार के बाद बची हुई अस्थियां परिवार को दे दी जाती हैं ताकि वो उनका विसर्जन कर सकें। पेट की याद में पौधा लगाने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। पेट यानी पालतू जानवर, कुछ लोगों के लिए ये घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं, कुछ लोग तो इन्हें अपने बच्चे की तरह पालते हैं। और जब कोई इतना खास हो जाए तो उसको अंतिम विदाई सम्मानजनक तरीके से देनी तो बनती है, इसलिए ये सब व्यवस्था शुरू की जा रही हैं। दिल्ली के द्वारका से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं भूटान के चुनाव की, जहां भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की पार्टी ने लगभग 2/3 सीटों के साथ आम चुनाव जीता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2024 नेशनल असेंबली के आम चुनाव में 30 सीटों के साथ जीत हासिल की, जबकि भूटान ट्रेंड्रेल पार्टी ने बाकी 17 सीटों पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेरिंग टोब्गे को जीत के लिए बधाई दी। मंगलवार को 2023 के खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को नवाजा गया। खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इस बार बैडमिंटन के चिराग शेट्टी और सात्विक की जोड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जबकि 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। शमी ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। इसके अलावा शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी, अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट, ओजस देवताले को तीरंदाजी, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स, सुशील चानू को हॉकी, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और ईशा सिंह को शूटिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। खेल के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार और 8 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगली खबर मनोरंजन जगत से। आमिर खान की बेटी इरा खान और जिम ट्रेनर नुपुर शिखरे की शादी उदयपुर में 10 जनवरी को है और 6 जनवरी से आमिर खान का पूरा परिवार यहां शादी के जश्न में डूबा हुआ है। उदयपुर के ताज अरावली होटल में जश्न का माहौल है। आमिर खान की बेटी आयरा खान और जिम ट्रेनर नुपुर शिखरे अपने परिवारों और करीबी दोस्तों के साथ यहाँ हैं, जहां पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी 10 जनवरी को है। 8 दिसंबर को सफेद और पेस्टल थीम की सजावट के बीच मेहंदी की रस्म हुई, जहां मेहंदी आर्टिस्ट उषा शाह ने ईरा के हाथों में मेहंदी रचाई, जिसके बाद रात को हुई पजामा पार्टी। ये इवेंट को लेके, ये सेरेमनी को लेके हमारी ब्राइड बहुत फोकस थी। उनको जो चाहिए था उनको वही चाहिए। मेरे को अभी भी याद है बॉबी कि जो फर्नीचर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये रस्टिक फर्नीचर लगना चाहिए, रस्टिक एंड इट शुड बी अ डार्क ब्राउन। सो फर्नीचर को लेते हुए हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया इस पे, और स्पेशली जो उनकी इच्छा थी कि उन्हें पीछे माउंटेन्स चाहिए या वाटर बॉडी चाहिए उनके वाव सेरेमनी में, हमने प्रॉपरली उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अच्छा सा हिल के ऊपर डेकोर किया है, जो कि अगेन वो वाइट के साथ फिलर हो रहा है। 3 जनवरी को आयरा और नुपुर शिखरे ने कानूनी तौर पर शादी कर ली थी, मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में। नुपुर ने सांता क्रूज से बांद्रा स्थित होटल का सफर अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हुए तय किया था।
इसके बाद 5 जनवरी को पूरा परिवार कुछ करीबी दोस्तों के साथ चार्टर्ड फ्लाइट में उदयपुर के लिए रवाना हुआ। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों में कुछ रस्में हो चुकी हैं और कुछ अभी बाकी हैं। शादी के बाद आमिर और पूरा परिवार मुंबई लौट आएगा और फिर 13 जनवरी को मुंबई में रखा गया है ग्रैंड रिसेप्शन, जहां बॉलीवुड, राजनीति और बिजनेस जगत के जाने माने चेहरे नजर आएंगे। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।